Welcome class 9th in our today's social studies class. Students, from today we are going to start our history section, chapter first, and the name of the chapter is the French Revolution. In this chapter we will discuss all about the France. हम यहाँ पर फ्रांस के बारे में डिस्कस करेंगे. We will discuss about the changes that occurred in France और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल चेंजेस फ्रांस में हुए, स्पेशली इन पॉलिटिकल फील्ड. इन पॉलिटिक्स देयर वर मैनी चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस हुए. कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ऐसी कंट्री जो कि फ्रांस एक बहुत बड़ी मोनार्की कंट्री है जहाँ पर मोनार्की रूलर सिस्टम चल रहा है. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मोनार्की है, जो बाद में वहाँ पर थोड़े से लिमिटेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है और बाद में डिक्टेटरशिप भी वहाँ पर हो जाती है. क्या हो रहा था फ्रांस के अंदर, किन किन तरह के चेंजेस, किन इवेंट्स की वजह से इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे फ्रांस में, और क्या रिजल्ट था इन सभी चेंजेस का, सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर में. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को विथ द डे व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को. ठीक है, डेट आसान करने, याद करने का बहुत आसान तरीका है, 789 और बस 1 लगा देंगे और हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की डेट मिल जाएगी. ठीक है, तो 1789 इज द डेट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. सबसे पहली बार एक जो आउटब्रेक हुआ, एक बहुत बड़ा जो रिवॉल्यूशन देखने को मिला, एक प्रोटेस्ट देखने को मिला फ्रांस के अंदर, वो मिला है 14 जुलाई 1789 को. ठीक है, किस तरीके का के रिएक्शंस थे उस टाइम पर जनता के, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस दिन की जिस दिन रिवॉल्यूशन हुआ. ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि रीजंस क्या है और बाकी दूसरी चीज़ें. पहले हम एक इमेजिन करते हैं वो डे जब फ्रांस के अंदर थोड़ी सी अफरा तफरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फैली हुई है. ठीक है, अब क्या हो रहा था कि 14 जुलाई को फ्रांस का कैपिटल सिटी था पेरिस. ठीक है, पेरिस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है. अचानक से लोग एक दूसरे से ये बता रहे हैं कि किंग ने अपने ट्रूप को, अपने आर्मी को, अपने सैनिकों को अलाउ कर दिया है कि वो जाएं और पब्लिक को ओपनली मतलब मार दें, ऐसे खुले तरीके से ओपन फायर कर दें और लोगों को नुकसान पहुंचाए और लोगों को मार दें. अब सोचो कि इस तरह की अगर अनाउंसमेंट कहीं पर किसी भी कंट्री के अंदर की जाती है तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, हम सभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे. सेम वैसा ही कुछ हुआ. अब ये र्यूमर्स फैल रहे थे और लोग इन र्यूमर्स को सुनकर अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे थे. लगभग 7,000 लोग जिसमें मेन विमेन सभी थे, और ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं. ठीक है, पेरिस के एक टाउन हॉल के पास वहाँ पर इकट्ठा होते हैं. इकट्ठा होने के बाद इन सब लोगों ने, जैसे हम सब के यहाँ भी होता है कि हम लोग जब गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, किसी भी तरीके से गुस्सा शो करना है हमको, तो हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने आंदोलन करते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं या किसी भी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. सेम वैसा ही कुछ उस दिन भी हुआ, रेवोल्यूशन के दिन, जहाँ पर लगभग 7,000 मैन विमेन कलेक्ट हुए और कलेक्ट होकर वो गवर्नमेंट के ऑफिसेस को, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनके जो भी उस टाइम के प्रिजन्स थे, जेल वगैरह, वहाँ पर जाना शुरू करते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, फायर करना शुरू कर देते हैं और अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने रिएक्शंस देना शुरू कर देते हैं. कब? 14 जुलाई 1789 के दिन. ठीक है, और क्या हो रहा है उस दिन और किस तरीके से लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं. अब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि प्रिजन में जा रहे हैं, जहाँ पर किंग का प्रिजन है, जहाँ पर वो अपने कैदियों को रखते हैं, और वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे लोग, वो सब लोग कैदियों को फ्री करने की कोशिश करते हैं, उनको आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, और साथ में शस्त्र जो कुछ भी हथियार को भी ढूंढते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें मिलती है वो वहाँ से बस बिना किसी भी परमिशन के उठाते हैं. इसलिए लेना शुरू कर देते हैं कि किसी भी तरीके से जब गवर्नमेंट, क्योंकि इस तरीके के ही र्यूमर्स फैल रहे हैं कि किंग लोगों को मार देना चाहती है और वो अपने प्रोटेक्शन के लिए उन हथियारों को चुरा लेना या उठा लेना इस टाइम पर
चाहते हैं, जिसके लिए जब वहाँ पर उनके जो कमांडर्स हैं, जो प्रिजन में हैं, जो अपॉइंटेड लोग हैं, जब वो रोकते हैं तो वो उनको भी मारने की कोशिश करते हैं और प्रिजन में कैदियों को आज़ाद भी कर दिया जाता है। इस टाइम पर लोग गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट मतलब किंग के बिल्डिंग्स, किंग के ऑफिसेस, किंग के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको फोड़ना शुरू कर देते हैं और किंग के जो पैलेसेस हैं उसको भी तोड़ते हैं और उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, वॉल के टुकड़े, रॉक्स के पीसेस, उनको लेकर एक तरीके से मेमोरी के लिए कि इस तरीके का हमने कुछ किया था, उसके लिए उसको उठा के अपने घर ले जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे सीन को इमेजिन करते हैं तो हम पाएंगे कि पूरी तरीके से एक ऐसा दिन जिस दिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट पूरी जनता जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। गवर्नमेंट के ऑफिसेस में भी ऐसे सीन्स देखने को मिल रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं कैपिटल सिटी के, वहाँ पर भी इस तरीके के सीन्स हैं। प्रिजन में भी यही काम हो रहा है और पूरी तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। वो बिल्स, रिकॉर्ड्स या जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स है, जहाँ पर उन्होंने लोगों के टैक्सेस के बारे में लिखा हुआ है, पेंडिंग टैक्सेस किनके क्या है, किन्होंने क्या टैक्सेस दिए हैं और जो भी डिटेल्स टैक्सेस से रिलेटेड है, वो सब कुछ जिस भी रिकॉर्ड में लिखा गया है उसको भी आग लगा के जला देना शुरू किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स ना बचें टैक्स से रिलेटेड। तो ये एक सीन था जो हो रहा था 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, ये तो प्रोटेस्ट का दिन था, ये तो रिवॉल्यूशन का दिन था। क्या था ऐसा जिसके वजह से पूरी की पूरी जनता आक्रोशित थी? पूरा का पूरा फ्रांस, जो फ्रेंच पॉपुलेशन है, वो किंग के अगेंस्ट इस तरीके का काम कर रही थी। जानते हैं अब। ठीक है, तो हुआ क्या था कि 1774 को, यानी इस डेट से कुछ साल पहले, फ्रांस के अंदर उस टाइम पर मोनार्की सिस्टम चलता था और मोनार्की में एक डायनेस्टी से ही रूलर्स आते हैं, है ना, एक ही फैमिली से होते हैं रूलर, फिर उसके बाद उसका बेटा और फिर उसके बाद उसका बेटा रूल करते हैं। तो जिस तरीके की डायनेस्टीज होती हैं, उस टाइम पर जो डायनेस्टी या जो फैमिली रूल किया करती थी फ्रांस को, वो थी बॉर्बन फैमिली। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा भी जाता है। ठीक है, 1774 को बर्बन फैमिली का एक किंग, फ्रांस का एक प्रिंस फ्रांस का किंग बनता है, जिसका नाम है लुइस 16। नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, लुइस 16 नाम था उसका, जो बर्बन फैमिली से है और 1774 को ये यहाँ पर राजा बन रहे हैं। ठीक है, अब ये जो किंग है लुइस 16, इनके बारे में और कुछ जानते हैं। जब ये किंग बने तो ये 20 ईयर्स ओल्ड थे, 20 साल के हैं, बहुत ज़्यादा यंग हैं इस टाइम पर, इनको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है रूलिंग का। इनकी शादी जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियोट से हुई थी। ठीक है, ये इनकी लाइफ के बारे में बात हो गई। अब आते हैं कि जब ये किंग बने तो इनको सामने से क्या देखने को मिला, इन्होंने क्या पाया उस टाइम पर जब ये किंग बने। किंग बनने के बाद इन्होंने देखा कि इनकी जो ट्रेजर था, पूरा जो खजाना है जो राजाओं महाराजाओं के पास होता है, जो वो टैक्स कलेक्शन के द्वारा इकट्ठा करते हैं, वो लगभग खाली हो चुका था। एम्प्टी ट्रेजर उनको मिला है, लगभग ख़त्म पे है। और जिस टाइम पे ये किंग बने, नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ, क्योंकि पैसे की इससे ही, वेल्थ की वजह से ही कोई भी किंग एक जगह पर स्टेबल हो पाता है और अपने स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रेंथ के साथ रूल कर सकता है और जनता को भी सेटिस्फाइड कर सकता है। तो पैसों की कमी उस टाइम पर इनके पास थी। रीजंस क्या थे इनके पास? क्योंकि खर्चे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा थे। कुछ तो ऐसा था कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत कम अमाउंट में ट्रेजरी दी हुई है, और क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है अलग गलत तरीके से पैसों को या फिर खजाने को। और जब ये रूल में आते हैं उस टाइम पर कुछ फालतू की वेस्ट ये भी करना शुरू करते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं ये, जब ये रूलर बने थे, इनके पास एक जो सबसे बड़ा टारगेट था वो था मेंटेनिंग द पैलेस ऑफ वर्सैलीज। वर्सैलीज एक प्लेस है जहाँ पर इन्होंने एक पैलेस बनवाया हुआ है और वहाँ पर किंग लुइस अपनी रॉयल फैमिली के साथ रहते हैं।
अब इनको ये लगता था कि हमारी वर्सैलीज है में जो हमारा ये पैलेस है, इतना ब्यूटीफुल पैलेस है, इसे और ब्यूटीफुल होने की ज़रूरत है, और ये मेंटेन कराना चाहते थे उसे बहुत अच्छे तरीके से। अब कोई भी पैलेस मेंटेन कराने में खर्चा तो आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला खर्चा कि पैलेस को मेंटेन कराना है, जो कि लुईस 16 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम उनको उस टाइम पर लग रहा था। सेकंड उनके सामने चैलेंजेस थे, वो थे ही हेल्प्ड अमेरिका फ्रॉम ब्रिटेन। हुआ क्या था कि जैसे ब्रिटेन हमारे यहाँ हमारी कंट्री में आया था, हम लोगों को गुलाम बना के इंडियंस को रखा था, और यहाँ पर उन्होंने एक कॉलोनियल रूल आ गया था। क्लास 8 में हम लोग इस पूरे सीन को समझ चुके हैं, इंडिपेंडेंस वॉर और बाकी सब कुछ। उसी तरीके से ब्रिटेन ने अमेरिका को भी कैप्चर किया हुआ था, और अमेरिका में भी उसने खुद की कॉलोनीज बनाई हुई थी, ठीक है। मतलब अमेरिका को भी वो पूरी तरीके से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर जो फ्रांस है वो अमेरिका का फ्रेंड है और ब्रिटेन का एनिमी, ठीक है। अमेरिका और फ्रांस फ्रेंड हो गए, और अमेरिका और फ्रांस के एनिमी के रूप में इस टाइम पर ब्रिटेन है, ठीक है। तो अब जब एक फ्रेंड खतरे में है और ब्रिटेन उसको कंट्रोल कर रहा है, कॉलोनाइजेशन कर रहा है, तो उस टाइम पर अमेरिका की हेल्प करेगा फ्रांस, है ना। तो फ्रांस ने बहुत ज़्यादा पैसा यूज़ करके, खर्च करके अमेरिका को फ्री करवाया, फ्रीडम दिलवाया, इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया, ब्रिटेन के कंट्रोल से उनको अलग किया, जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस का खर्चा है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए, और वो सब कुछ कहाँ से जा रहे थे? लुईस 16 के खजाने से, ठीक है। और कई बार क्या हुआ कि ट्रेजरी में अब इतने अमाउंट में पैसा बचा भी नहीं है जितना उनको रिक्वायर्ड है, तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस के लुईस 16 ने क्या किया था उस टाइम पर, इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा आसपास के दूसरे कंट्रीज से भी लोन की तरह लिया है कि भाई अमेरिका को आज़ाद करा देंगे, उसके बाद अमेरिका से जो भी हमें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम ले सकते हैं, और साथ में हम हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अभी जो भी हमारे इनकम के सोर्सेस है उनको बढ़ा देंगे, और सब कुछ हम रीपे कर देंगे, उनको ऐसा लग रहा था। और इन्होंने अमेरिका की हेल्प की, जिसके वजह से 2 बिलियन लीवर्स करेंसी है वहाँ की, जैसे हमारी करेंसी रुपीज़ है, उसी तरीके से वहाँ पर करेंसी जो है वो लीवर्स है, ठीक है। तो 2 बिलियन लीवर्स का लोन इनके ऊपर आ चुका है इस टाइम तक, जिसको इनको पे करना है बगल की कंट्री को, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज को, जिनसे इन्होंने अमेरिका की हेल्प करने के लिए पैसा लिया था। और क्या है इनके साथ, इनके सामने चैलेंज रूल में आने के बाद, वो है इनके पास जो इनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे वो, ठीक है। रेगुलर एक्सपेंसेस इनके पास कैसे हैं, जैसे किंग के पास रेगुलर एक एक्सपेंस होता है कि हमको अपनी मिलिट्री को मेंटेन रखना है, उनको अपडेट करते रहना है, उनके वेपन्स वगैरह उन पे ध्यान देते रहना है, साथ में किस तरीके से कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, डेली नीड की जो भी चीज़ें हैं लोगों की उनको कैसे अवेलेबल कराना है, या एक किंग के पास, एक रूलर के पास जो डेली के रेगुलर जो भी खर्चे होते हैं वो, ठीक है। तो रेगुलर खर्चे, साथ साथ उसी टाइम पर जब इनके पास ट्रेजर में, इनके पास खजाने में पैसा भी नहीं है, उसी टाइम इनको वर्सैलीज के पैलेस को भी मेंटेन कराना है। 2 बिलियन लीवर का लोन इनके ऊपर है, जिसका एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ पैसा बढ़ता ही जा रहा है, इनको रीपे करना है। साथ में इनके पास बहुत सारे रेगुलर एक्सपेंसेस भी हैं जो इनको मैनेज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लुईस 16 के पास इस समय बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जो अभी फेस करने हैं, ठीक है। अब ये इतने सारे खर्चे हैं इनके पास, उसके लिए ये पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की ऑफ गवर्नमेंट हो, वहाँ पर गवर्नमेंट के इनकम का जो सोर्स होता है वो होता है टैक्सेस, ठीक है। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट की इनकम क्या है, जो भी टैक्सेस, जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट हमको दे रही है, उसके बदले में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, और उसी टैक्स से वो दोबारा हमारे लिए उन्हीं सब चीज़ों को अवेलेबल कराती है, ठीक है। उसी तरीके से फ्रांस में उस टाइम पर भी गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे टैक्सेस लेती थी, ठीक है, और ये टैक्सेस को ही वो यूज़ करती थी अपने एक्सपेंसेस के रूप में, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, और जब बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, क्योंकि एक रेगुलर
रेगुलर जो टैक्सेस आ रहे हैं उससे हम एक कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस ही कर सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसों की ज़रूरत है, लेबर्स की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि हमें और ज़्यादा इनकम कराने की ज़रूरत है ना। यानी लुईस 16 को कुछ ऐसे ट्रिक्स अब अपनाने पड़ेंगे कि उनकी इनकम और बढ़ जाए। और हमने पहले भी बताया कि इनकम तो टैक्सेस से बढ़ रहे आते थे, यानी अगर इनको ज़्यादा टैक्स इनकम कराना है तो इनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करना पड़ेगा अपने सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर बस समझेंगे ये कि ड्यू टू दीज एक्सपेंसेस लुईस 16 को बहुत ज़्यादा टैक्स के रेट्स जो थे वो बढ़ाने पड़े अपने कंट्री फ्रांस के अंदर। ठीक है, बस इतना भी क्लियर समझेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पर। फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम पर डिवाइडेड थी 3 ई स्टेट्स में। ई स्टेट्स, ठीक है। ई स्टेट्स जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री के अंदर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है रिलीजन के बेसिस पे। जैसे हमारी कंट्री में अगर कैटेगरी की गई है सोसाइटी की तो कैसे की गई है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। और फिर हिंदूज़ में भी हम लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। मुस्लिम्स में भी हमने किया है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो भी कैटेगराइजेशन है, जो भी क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है? रिलीजन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो एक अलग कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी कम है वो एक अलग ग्रुप में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ सिस्टम था। साथ में उस टाइम पर और भी एक सिस्टम था जो कि था क्लर्जी के लिए, मतलब क्लर्जीज। यहाँ पर जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है 3 ई स्टेट्स में, जिनमें से जो सबसे पहला ई स्टेट है उसको क्लर्जी कहा जाता था। अब ये क्लर्जीज क्या होते हैं? क्लर्जीज चर्च और चर्च में काम रहने वाले जो बिशप्स हैं, फादर हैं, जो नन्स या मॉन्क्स वगैरह होते हैं जो कि किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम का जो यूरोप है या उस टाइम का जो फ्रांस है उसके लिए वो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करी जाती है। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी एक मतलब क्रिश्चियनिटी में जो है वो जो सबसे बड़ा जो माना जाता है वो पहले तो गॉड होते हैं, फिर गॉड के बाद जिनके थ्रू हमारे पास गॉड से रिलेशन हमारा बन पाता है, जिनके थ्रू हम गॉड के मैसेजेस को जान पाते हैं, वो होते हैं हमारे चर्चेस में रहने वाले फादर वगैरह, बिशप्स और फादर्स। और इन्हीं बिशप्स, फादर्स या ऐसे ही जो रिलीजियस पर्सन्स हैं जो चर्चेस में रहकर रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हैं, कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, गॉड को खुश करने की कोशिश करते हैं और दूसरे तरीके के रिचुअल्स करते हैं, उनको क्लर्जीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो कि कंट्री के वेलफेयर के लिए गॉड को खुश करने की का वर्क करते हैं। मतलब इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट उस टाइम पर है। तो अब जब वो कंट्री के लिए इतना ज़्यादा कुछ कर रहे हैं तो कंट्री तो उनसे टैक्स नहीं लेगी, है ना। तो यहाँ पर लुईस 16 जो है वो टैक्स किससे नहीं ले रहा है? चर्चमैन लोगों से, चर्च में रहने वाले लोगों से जो पूजा पाठ करा रहे हैं और रिलीजियस वर्क कर रहे हैं, उनसे टैक्सेस नहीं लेगा। और ऐसे लोगों की पॉपुलेशन भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा है, यानी एक लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन ऐसी है जिनसे किसी भी तरीके की इनकम लुईस 16 को नहीं होगी। ठीक है, सेकंड ग्रुप आता था वो है नोबिलिटी। ठीक है, नोबिलिटी कौन लोग हैं? नोबिलिटीज रिच मेंबर हैं सोसाइटी के, जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड है, जिनके पास बहुत कई गांवों के बराबर इनके पास प्रॉपर्टी है और एक लार्ज एरिया में ये एक लार्ज एरिया के पूरी तरीके से मालिक हैं। ठीक है, ये नोबिलिटीज क्या करते थे? अपने उस लार्ज एरिया के अंदर पुअर पीसेंट्स को, लैंडलेस लेबर्स को और ऐसे लोगों को जिनको वर्क की तलाश है, उन लोगों को वर्क कराते थे, काम कराते थे। और काम कराने के बदले में नोबिलिटीज उनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम है और किंग अपनी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स के लिए नहीं ले रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नोबिलिटीज़ के हाथ में चली जाती है, क्योंकि नोबिलिटीज़ वो लोग हैं जो इस पूरे लार्ज एरिया के मालिक हैं, और इस एरिया के अंदर जो रहने वाले सिटीजन्स हैं वो उसको प्रोटेक्शन नोबिलिटी देगा। ठीक है। और बदले में सिटीजन्स क्या करेंगे, नोबिलिटीज़ की हेल्प करेंगे, उनको सर्विसेज देंगे, उनका वर्क करेंगे, उनको सर्वेंट्स की तरह उनके लिए काम करेंगे। ठीक है। तो ये हो गए नोबिलिटी जो रिच मेंबर्स हैं। ठीक है। जो अब रिच मेंबर्स जो हैं ये भी टैक्सेस किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं। ठीक है। मतलब कहने का कि अगर हम लुई 16 के इनकम की बात करते हैं तो लुई 16 को बहुत ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है जो कि टैक्सेस के थ्रू आएगा, और एक लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन क्लर्जीज की है जो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं, एक लार्ज अमाउंट में नोबिलिटी है जो कि टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। अब थर्ड स्टेट की बारी आती है, यानी जो थर्ड ग्रुप बचता है जिसमें बिग बिजनेसमैन, लॉयर, ऑफिसर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, आर्टिसंस और दूसरे बहुत सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है वो थर्ड स्टेट के लोगों को है, यानी इन सभी लोगों को, यानी ऐसे लोग जो कि चर्च में रहते हैं उनको टैक्स नहीं देना है, ऐसे लोग जो बहुत रिच मेंबर्स हैं उनको भी टैक्स नहीं देना है। इनको बर्थ के साथ ही प्रिविलेजेस यानी विशेष अधिकार मिला है कि इनको टैक्स में छूट मिल रही है। अब टैक्सेस किनको पे करना है, इन लोगों के बाद जितनी भी पॉपुलेशन बच रही है उन सभी लोगों को टैक्सेस देना है। ठीक है। यानी इनके इनकम जो इनको बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए, जो बहुत बड़े टैक्सेस को इम्पोज करने के बाद ही आएगा, वो किसके ऊपर सारा का सारा बर्डन पड़ेगा, इन लोगों के ऊपर जो जिनको हम थर्ड स्टेट के मेंबर्स कहते हैं। ठीक है। तो अब क्या किया, लुई 16 ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कई सारे नए नए टैक्सेस इम्पोज करे, ताकि नए नए टैक्सेस जब हम लगाएंगे तो यहाँ से इस ग्रुप से हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, और उसी पैसे से हम अपने सारे जो खर्चे हैं, हमारे जो सारे एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करेंगे। ठीक है। उस टाइम पर जो पीजेंट्स की पॉपुलेशन है वो 90% लोग हैं जो पीजेंट्स हैं। पूरे फ्रांस का लगभग 60% लैंड उस टाइम पर किसके पास था, नोबेल्स चर्च के पास, नोबेल्स के पास और चर्च के पास 60% लैंड उस टाइम पर था। यानी बच रहा है केवल फ्रांस का 40% एरिया। 40% लैंड में ही इतने सारे और जो दूसरे लोग हैं उन लोगों का वो लैंड था। ठीक है। वो भी मतलब बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड सबके पास, या फिर बहुत से लोगों के पास बिल्कुल लैंड उस टाइम पर नहीं है। तो जब लैंड नहीं है तो किसी भी तरीके का इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं, मतलब लुई 16 की बात तो हमने कर ली कि लुइस को अगर इनकम बढ़ाना है तो इनके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब जो नए टैक्सेस लुइस लगाएगा वो तो इनको पे करना ही है। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर और कौन कौन सा बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है। ये जो थर्ड स्टेट है, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों को एक तरह का टैक्स होता है जो कि चर्च को पे करना पड़ता है। ठीक है। वो चर्च को पे करते हैं, किंग को नहीं, चर्च को पे करते हैं, और चर्च को देने वाले इस टैक्स को टिप्स कहा जाता है। ठीक है। ये इस थर्ड स्टेट जिसमें पुअर लोग हैं इनको एक तरह का टैक्स जो कि क्लर्जीज को यानी चर्च को देना पड़ेगा, जिसका नाम है टिप्स। तो एक टैक्स यानी एक बर्डन है जो थर्ड स्टेट के लोग के ऊपर है। दूसरा बर्डन क्या है, एक तरह का टैक्स जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, किंग को देना पड़ेगा, जिसका नाम है टेल्स। ठीक है। तो दो टैक्सेस तो इनके पास पहले से ही रखे हुए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अब पहले इनके पास तो इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं ही नहीं, और जो भी सोर्सेस हैं उनमें से भी इनको एक लार्ज अमाउंट में टैक्स क्लर्जी को देना है, एक लार्ज अमाउंट में टैक्स जो टेल्स टैक्स है वो लुइस को देना है, और जो डेली कंजप्शन की चीज़ें होती हैं उनमें भी बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए हैं, जैसे सॉल्ट पे, टोबैको पे, उनका यूज़ करने पर भी टैक्स पे करना पड़ता है।
तो इस तरीके कुछ एवरीडे यानी कुछ रेगुलर टैक्सेस हैं जो इन लोगों को देना है। ठीक है, इनके खर्चे की तो बात हमने कर ली। अब इनके खर्चे को जब हमने देखा तो इनको क्लर्जीज को टिप्स देना है, इनको लुइस को टेल्स देना है, इन्हीं को रेगुलर बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो देना है, और साथ ही साथ पर लुइस ने इस टाइम पर अपनी इनकम बढ़ाने के लिए बहुत सारे और भी दूसरे टैक्सेस इम्पोज कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक तरह का सल्यूशन निकल के आ रहा था लुइस 16 का कि उनको बहुत ज़्यादा इनकम चाहिए, और सोसाइटी डिवाइडेड है 3 स्टेट्स में, जहाँ पर इन दो लोगों को, इन दो ग्रुप्स को, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हमने प्रिविलेजेस दिया हुआ है कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और टैक्स देना है केवल और केवल पुअर लोगों को, और वो पुअर जिनके लिए ना तो किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लुइस 16 की है या रूलर की है, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या हेल्प क्लर्जीज भी इनको नहीं दे रहा है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल हेल्प नोबिलिटी भी इनको नहीं दे रहा है, लेकिन ये अपने साइड से इनको टैक्सेस पे कर रहे हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा टैक्सेस अब इस टाइम पर इम्पोज किया जा रहा है वो भी इनके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक वो सीन है जो कि उस टाइम का है। ठीक है, तो 1774 में ये सब कुछ इस टाइम पर चल रहा है। ठीक है, अभी आज जो कुछ भी हमने समझा उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पर लुइस 16 के बारे में एग्जाम में पूछता है, लुइस 16 के क्या क्या एक्सपेंसेस थे, और उन एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए इन्होंने क्या किया। जो सोसाइटी डिवाइडेड है उनके बारे में पूछता है एग्जाम के अंदर, तीनों को ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जाता है। इनके सामने क्या चैलेंजेस है 30 स्टेट्स के सामने, और बहुत सारे दूसरे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा इसको क्या करेंगे, इस पे बेस्ड वन वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे आंसर्स के साथ, और अपने होमवर्क कॉपी में करके उसको सबमिट भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज अभी हम सिर्फ इतना ही समझेंगे, सिर्फ हम उस सीन को इमेजिन करेंगे जिस टाइम पर लुइस रूल में आया और इस तरह का कुछ सीन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सरवाइव करने के लिए किस तरीके का स्ट्रगल इन लोगों को यानी थर्ड स्टेट को लोगों को करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लर्जीज तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, इनके पास कोई खर्च नहीं है बल्कि यहाँ से इनकम आ रही है। नोबिलिटीज़ भी बहुत अमीर हैं, इनके पास भी यहाँ से इनकम आ रही है। लुइस को भी इनके पास से टैक्सेस आ ही रहे हैं, और सबके पास कुछ ना कुछ इनकम के सोर्सेस है, पर थर्ड स्टेट के लोगों के पास नहीं है, और ना तो किसी भी तरीके से थर्ड स्टेट के लोगों को किसी भी तरीके का हेल्प मिल पा रहा है, और दूसरे ग्रुप से, ना नोबेलिटी से, ना क्लर्जी से, और ना ही रूलर से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सबको आज के क्लास में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास इज आवर लाइव क्लास, एंड इन आवर लाइव क्लास वी विल आई विल solve your doubt if you have, and we will continue our study. Okay, so now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.